हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद यादव में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र का लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाचन तंत्र के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र के विषय में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, पाचन की परिभाषा आप लोग नोट डाउन करिएगा। जटिल पदार्थ को तोड़कर जटिल पदार्थ को तोड़कर सूक्ष्म यानी सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और पाचन तो ठीक है, हम समझ लिए पाचन यानी कि जटिल पदार्थ को तोड़कर सूक्ष्म पदार्थों में परिवर्तित कर देने की क्रिया को पाचन कहते हैं। और साथ ही में सिस्टम जुड़ा हुआ यानी कि तंत्र जुड़ा हुआ है, तो हमें तंत्र का मतलब भी जानना पड़ेगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि जब कई अंग मिल करके किसी एक कार्य को करते हैं तो हम उसे सिस्टम या तंत्र कहते हैं। उन अंगों के समूह को हम सिस्टम या तंत्र कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारा कई अंगों से या कई उपकरणों से मिलकर के बना है, उसके कई पार्ट हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, अदर जितने भी पार्ट हैं उसके, उन सभी पार्टों को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। उसी प्रकार से हमारे पाचन तंत्र में हमारे कई अंग मिल करके पाचन की क्रिया को करते हैं, इसलिए हम उन सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। तो हमारी पाचन की क्रिया में मुख्य रूप से जो अंग कार्य करते हैं, चलिए हम लोग एक नजर उन अंगों पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। भोजन जो है सबसे पहले हमारे मुख में जाता है। कहाँ जाता है भोजन? मुख में। उसके बाद में वो ग्रास नली द्वारा कहाँ आता है? आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय के बाद वह छोटी आंत, छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद वह बाहर मल के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं पाचन तंत्र को। देखिएगा, इनमें टोटल कितने अंग हैं, संपूर्ण अंगों को हम जानेंगे। वो तो हमारे 5 जो है मुख्य अंग थे, उसके बाद में टोटल कितने अंग हैं यानी संपूर्ण जो भी अंग हैं, हम उनको एक बार एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा मुख गुहा, फिर है ग्रास नली, उसके बाद है आमाशय, आमाशय के बाद हमारा आ जाता है यकृत, यकृत के बाद हमारा पित्ताशय, पित्ताशय के बाद अग्न्याशय, अग्न्याशय के बाद हमारा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद हमारा मलाशय। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक अंगों को पढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला अंग होगा मुख गुहा। तो आप लोग फटाफट के अंदाज में एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, इस वजह से हम पूरा इस पे नहीं बना पा रहे हैं। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक अंग को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा के विषय में। मुख गुहा को इंग्लिश में बक्कल कैविटी या फिर माउथ भी कहते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे मुख गुहा को। मुख गुहा में जो है सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है हमारे भोजन का। इसमें जो है क्या होता है, भोजन को दांतों द्वारा चबा करके इसमें स्लाइवा यानी लार का मिश्रण होता है। इसमें लार मिलाई जाती है हमारे दांतों द्वारा चबा करके। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 होती है। मुखगुहा में जो लार होता है, स्लाइवा होता है, उसमें जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कि मंड का पाचन करके मंड पर क्रिया करके उसको शर्करा में बदल देता है। क्या करता है वह? मंड यानी, मंड को हिंदी में चोकर कहते हैं। अगर हम जानेंगे अपने भाषा में, मंड को चोकर भी कहते हैं, इसलिए वह मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, जो कि प्रतिदिन 1.5 लीटर
ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स, कम भी हो सकता है, पर हम लोग मानते हैं कि 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्राव करती हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। पैरोटिड जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सांप में जो है इसी ग्रंथि द्वारा सांप में जो है इसी ग्रंथि द्वारा विष का स्राव किया जाता है। जो सांप होता है वो जो है जो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। पाचन जो है सबसे पहले हमारे बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से प्रारंभ होता है। दांतों द्वारा भोजन को चबाकर उसमें लार को मिलाया जाता है। हमारे लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड पर यानी चोकर प्रक्रिया करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं मुख गुहा का, जो है मुख गुहा हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली को। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसोफेगस यानी ग्रास नली जो है इसमें पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता? इस एसोफेगस यानी जो हमारी ग्रास नली होती है, जो कि हमारे भोजन को मुख गुहा से मुख गुहा से जो है उसे आमाशय में ले जाती है। इसमें उस नली में यानी हमारे फूड पाइप में पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसका कार्य होता है भोजन को मुख गुहा से कहाँ ले जाना? आमाशय में ले जाना। इस नली में क्रमानुकुचन होता है। क्रमानुकुचन जो है वो कि ऐसा होता है, जैसे भोजन है हमारा भोजन है, अगर हम इस भोजन को यहाँ से छोड़ देंगे सीधे, तो ये सीधे हमारे आमाशय में गिरेगा। आमाशय में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। अगर ये सीधे आएगा आमाशय में गिरेगा तो क्या होगा? हमारे आमाशय में एक झटका लगेगा। हम भाई खा रहे हैं, ऐसे खा रही हूँ, गिर रहा है, धकाधक पेड़ में गिर रहा है, धड़ाम धड़ाम, होगा कि नहीं होगा? कभी पाइप लीजिए, पाइप में आप कोई भी पत्थर उठाए और डाल दीजिए, सर से नीचे चला जाएगा, जमीन पे गिरेगा, वो खट से बोलेगा। उसी प्रकार से अगर भोजन जो है हमारा इस पाइप में, फूड पाइप में अगर डायरेक्ट ये आएगा तो हमारे आमाशय में झटके के साथ गिरेगा। इसलिए हमारी एसोफेगस यानी ग्रास नली क्या करती है, इसको थोड़ा थोड़ा करके, इसमें क्रमानुकुचन होता है, मतलब कि फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, तो भोजन को धीरे धीरे करके यह कहाँ ले जाएगी? आमाशय में ले जाती है। हमारी ग्रास नली का बस इतना ही कार्य है। समझ चुके हैं आप लोग? और हम आप लोगों को बता दें, जो हमारी जीभ है यह पाचन में जो है इसका कोई कार्य नहीं है, बस यह भोजन को इधर से उधर करने के लिए सहायता करती है बस। तो आप लोग एसोफेगस यानी ग्रास नली को समझ लिए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा पार्ट, हमारे पाचन तंत्र का तीसरा पार्ट जो है, तीसरा अंग जो है, हम लोग उसमें यानी आमाशय को पढ़ते हैं। अब हमारा आ चुका है आमाशय। क्या है फ्रेंड्स? आमाशय। हमारा भोजन मुख गुहा से हमारा भोजन मुख गुहा से कहाँ आता है? एसोफेगस यानी ग्रास नली द्वारा आमाशय में। आमाशय में हमारे 3 भाग होते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे आमाशय जो है, आमाशय हम पेट को कहते हैं। समझ रहे हैं? पेट। आमाशय किसको कहते हैं? पेट को। भोजन कहाँ रहता है? पेट में। हम लोग कहाँ जानते हैं भोजन? कहते हैं भोजन कहाँ रहता है? पेट में। अच्छा, पेट है, आमाशय क्या है? पेट। लोग कहाँ दिखाएंगे? नाभिक पास। भैया पेट कहाँ है? नाभिक को दिखाते हैं कहाँ है, पर पेट हमारा वहां नहीं है। समझ? हमारा जो आमाशय है यह थोड़ा
बाएं तरफ होता है नाभि से ऊपर। समझ रहे, बाएं तरफ हमारे नाभि से ऊपर होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज सुने हैं कि कुछ लोग मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो बोलते हैं कि बच्चा कहाँ है, पेट में। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया है, पेट में क्या होता है, आमाशय में हमारे HCl। अगर बबुआ जो है अपनी माता जी के पेट में है, अब पेट में क्या है, HCl, बबुआ को गला नहीं देगा ये, जाहिर सी बात है भाई। HCl जो अम्ल है, एसिड है, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। जब भोजन को गला दे रहा है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है, तो बबुआ को गलाने में कितना समय लगेगा। जो बबुआ होते हैं अपनी अम्मा के पेट में, वो पेट में नहीं, वो होते हैं यूट्रस में। कहाँ होते हैं, यूट्रस में, जो कि आमाशय से नीचे होता है। समझ रहे हैं आप लोग, नीचे नहीं, थोड़ा बगल में होता है, नीचे ही होता है, आमाशय से थोड़ी दूरी पे होता है। पर बबुआ जो है आमाशय में यानी पेट में नहीं रहते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आमाशय को पढ़ते हैं। हमारे पेट में जो है, हमारे आमाशय में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अच्छा, भोजन आएगा जब हमारे आमाशय में, तो यह हमारे पेट में जो है 4 घंटे रहता है। कितने घंटे, 4 घंटे। समझ रहे हैं, आप एक बार खा लेंगे तो 4 घंटे भूख नहीं लगेगी। वो अलग की बात है, जो भूखा है उनको देते रहो, खाते रहो, अलग की बात है। पर मुख्य रूप से हमारे आमाशय में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। अगर 4 घंटे तक ये भरा रहेगा, पेट हमारा 4 घंटे तक, पेट हमारे भोजन अगर पेट भरा रहेगा तो हमें भूख लगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, इससे हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। दूसरा भाग जो है इसे कहते हैं फंडिक, और तीसरा भाग जो है इसे कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, कार्डियक क्या है, ऊपरी भाग है सबसे, तो भोजन सबसे पहले कहाँ आएगा, कार्डियक में, आमाशय के पहले भाग में आएगा हमारे। इसमें क्या होगा, HCl है। HCl क्या है, अम्ल है, एक एसिड है। HCl जो है क्या करेगा, उसमें जो है भोजन को और भी पाचन करके महीन कर देगा। जैसे दांतों द्वारा वो पीसा गया तो छोटा छोटा हो गया, या भोजन को HCl क्या करेगा, और छोटा छोटा कर देगा, ताकि हमें पाचन में और जल्दी हो, आराम रहे। या भोजन को और छोटे छोटे भागों में कर देगा, और जब ये छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा। और यह जीवाणुनाशी होता है। इसमें क्या होते हैं, जीवाणुनाशी, यानी जीवाणु को मार देते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन में, जैसे हम कुछ खा पी रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया जाएंगे उन्हें ये मार देगा। उसके बाद में फिर भोजन हमारा कहाँ है, दूसरे भाग में, जिसे हम कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। तो फंडिक में क्या होता है, कांटेनुमा उंगली जैसी संरचना होती है। होती तो कांटे जैसी है, पर इसे उंगली हमारी इस प्रकार से एक संरचना होती है, जिसे हम रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। अब भोजन हमारा 4 घंटे तो हमारे आमाशय में रहता है, पर रहता कहाँ है, दूसरे भाग में, फंडिक में जो है भोजन हमारा कहाँ रहेगा, फंडिक में 4 घंटे तक रुकता है भोजन हमारा। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ वो भोजन हमारा संग्रहित होता है, रुकता है। उसके बाद भोजन हमारा तीसरे भाग में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। यहाँ पाचन हुआ कुछ, उसके बाद यहाँ के टीका। जब हमें भूख लगती है, हमें क्या लगती है, भूख, तो क्या होता है, हमारे पेटों में हमें चुभन महसूस होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, पेट में चूहा दौड़ रहा है, या चूहा काट रहा है पेट में, हमें भूख, खाना चाहिए, भूख लगी है। कैसे महसूस होता है कि हमें भूख लगी है, जब यहाँ भोजन हमारा समाप्त हो जाएगा, तो ये जो रूजी नामक संरचना है, ये हमारे पेटों में चुभने लगती है। क्या होता है, चुभने लगती है, तो हमें भूख का आभास होता है। समझ रहे हैं आप लोग,
इतना समझ लीजिए। आइए हम तीसरे भाग यानी पाइलोरिक को पढ़ते हैं। पाइलोरिक में हमारा जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस होता है। इसमें रेगिन नामक क्या होता है? रेगिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? दो एंजाइम। पहला होता है रेगिन और दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा कौन सा होता है? पेप्सिन। देखिए रेगिन क्या करता है, जब हम दूध पीते हैं यानी दूध होता है जो, उसे क्या करता है, दही में बदल देता है। किसमें बदल देता है? दही में। और दूसरा है पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। रेगिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। समझ रहे हैं आप लोग? या तो ध्यान देते हुए चलेंगे तो खुद दिमाग में ये सब बैठ जाएगा। चलिए, रेगिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। कभी कोई आपके घर बूढ़े दादा दादी हो तो डॉक्टर उन्हें क्या कहते हैं कि दादाजी आप जो है अवस्था आपकी ढल चुकी है, आप दूध ना पी के सीधा दही खा लिया करें। क्या करें? दही खा लिया करें। क्योंकि जितने उम्र हमारी बढ़ती जाएगी, जब हम 60 से 70 प्लस हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये एंजाइम क्या होंगे? धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। तो हमारी पाचन क्रिया में थोड़ा समस्या आएगी। इसलिए जब हम दूध पियेंगे तो रेगिन जो है वह दही बनाने का कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं रहेगा। तो क्या होगा? अगर हम दही खा लेंगे तो भाई हमें रेगिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दही ही बन गई हमारे सीधा, दही खा लिए। पेप्सिन क्या करता है? हमारा प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में। और अच्छा, HCl तो बहुत डेंजरस है, जो है कि हमारे लिए HCl अम्ल है। हमारे पेट के यानी हमारे आमाशय के जिस भाग में है उसे ये दिक्कत दे सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे, हमारे पेट की जो आंतरिक परत है, हमारे आमाशय की जो आंतरिक परत है, वह म्यूकोजा नामक क्षार की बनी है। जो आंतरिक परत है ये जो है म्यूकोजा नामक क्षार की बनी हुई है। किसकी बनी? म्यूकोजा नामक क्षार की। अच्छा, अम्ल और क्षार जो है, अम्ल और क्षार अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। अब भाई क्षार अम्ल से जो है, क्षार जब मिला तो हम लोग को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। जाहिर सी बात है। आंतरिक परत किसकी बनी है? आंतरिक परत म्यूकोजा नामक क्षार की, यानी म्यूकोजा क्या है? क्षार है। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यकृत, अग्न्याशय आदि अंगों को पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया अग्न्याशय और यकृत। हम लोग सबसे पहले अग्न्याशय को पढ़ते हैं। अग्न्याशय जो है यह एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। यह जो है पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। क्या करता है हमारा अग्न्याशय? यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। उन एंजाइम में 3 एंजाइम होते हैं जो पूर्ण पाचक एंजाइम में छोड़ता है। उनमें 3 एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम को हम जानते हैं, उन्हें हम टॉस पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या पढ़ते हैं? टॉस। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलोप्सिन और तीसरा है स्टीएप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। देखिए स्टीएप्सिन क्या करता है हमारा? यह वसा यानी कि यह फैट पे क्रिया करके, किस पे क्रिया करके? फैट पे क्रिया करके उसको जो है वसी अम्ल क्या करता? फैट पे क्रिया करके क्या करेगा? उसे वसी अम्ल
व ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन बदल देता है? स्ट्रिप्सिन। आप लोग बस वैसे देख लीजिएगा और आप लोग सुनते हुए नोट डाउन करते चलिएगा भैया, समझ गए आप लोग। या फैट पे क्रिया करके, किस पे क्रिया करके? फैट यानी वसा पर क्रिया करके उसको वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। सेकंड नंबर पे है हमारा एमाइलोप्सिन। क्या है हमारा? एमाइलोप्सिन। यह क्या करता है? यह विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड। देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे मुख गुहा में क्या हुआ, जब पाचन हुआ उसमें जो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन एंजाइम था, वो क्या कर रहा था भाई? मंड यानी चोकर का पाचन करके शर्करा में बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो वहां पे बच गया, जो हमारा मंड बच गया, यहाँ पे उसका इस एंजाइम द्वारा पाचन होगा। ये क्या करेगा? मंड और शर्कराओं पर क्रिया करके, जो मंड है और शर्करा जो है उस पर क्रिया करके क्या करेगा? उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। किस में परिवर्तित करेगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। उसके बाद आ गया हमारा ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करेगा? एमाइलेज शर्करा और चोकर यानी मंड पर, शर्करा और मंड पर क्रिया करके उनको किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। ये किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदल देगा। और जो हमारा स्ट्रिप्सिन है, स्ट्रिप्सिन क्या करेगा? यह जो है प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करेगा? हमारा प्रोटीन जो है हमारे आमाशय में किस में बदला? प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल गया। प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल गया था वहां पे। जब वो पेप्टोन यहाँ पे आया तो स्ट्रिप्सिन क्या किया? अधपचा भोजन जो था और जो प्रोटीन हमारा पेप्टोन में बदला था उसे क्या करेगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। किस में बदलेगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये फैट को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देगा। एमाइलोप्सिन क्या करेगा? यह मंड और शर्करा को ग्लूकोज में बदल देगा। उसके बाद हमारा स्ट्रिप्सिन है, यह अधपचे भोजन को और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देगा। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग इधर यकृत को पढ़ते हैं। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, अग्न्याशय जब हमारा भोजन जो है हमारे आंत में जाएगा, ऐसा तो है नहीं अग्न्याशय में जाएगा, ये तो सहायक अंग है भाई, ये ग्रंथियां हैं, इनसे पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, भोजन यहाँ पे जाएगा नहीं। तो भाई भोजन जो है हमारा हमारी आंत में गया, जब कहा गया हमारी आंत में जब गया तो क्या होगा? हमारे आंत का जो पहला भाग होता है, आंत का जो हम लोग आंत में पढ़ेंगे, आंत का जो पहला भाग होता है उससे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है? वह हार्मोन्स रिलीज करता है, दो हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि अग्नाशय को उत्तेजित करने के लिए, अग्नाशय को उत्तेजित करने के लिए जो एंजाइम निकलता है उसे सेक्रेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्रेटिन कहते हैं। और यकृत यानी पित्ताशय को एक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। देखिए जो अग्न्याशय को एक्टिव करता है उसे सेक्रेटिन कहते हैं, जो पित्ताशय को एक्टिव करता है उसे कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे।
जो अग्न्याशय को एक्टिव करता है, यानी कि जो अग्न्याशय के पास संदेश भेजता है हार्मोन्स, उसे कहते हैं सेक्रेटिन। जो पित्ताशय के पास संदेश भेजता है उसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। देखिए पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्तरस। क्या निकलता है पित्ताशय से? पित्तरस निकलता है। और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। देखिए यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है। क्या करता है? यकृत पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है, यानी इकट्ठा होता है। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्तरस पित्ताशय में। अब पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। यकृत एक ग्रंथि है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यकृत क्या है? ग्रंथि है। अग्न्याशय क्या है? ग्रंथि है। इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। देखिए जो यकृत से पित्तरस निकलता है ये जो है एंजाइम नहीं होता है। क्या होता है? एंजाइम नहीं होता है। इससे क्या होता है? इससे जो पित्तरस निकलता है, क्या निकलता है? पित्तरस। क्या निकलता है? पित्तरस। पित्तरस क्या है? एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? पित्तरस एंजाइम नहीं है। पित्तरस का कार्य होता है भोजन को क्षारीय बनाना। क्या करना? भोजन को क्षारीय बनाना। और वसा का पाचन करना। पित्तरस जो वसा का पाचन करता है उसे इमालिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमालिफिकेशन कहते हैं। जो पित्तरस होता है, पित्तरस, इसका पीएच मान होता है, पीएच मान होता है 8। क्या होता है? 8। इसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। पित्ताशय को उत्तेजित कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्ताशय कौन एक्टिव करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन इसे उत्तेजित करता है। अग्न्याशय को कौन उत्तेजित करता है? उसे सेक्रेटिन कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत को। थोड़ा सा पित्ताशय में देखिएगा। पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है, क्या निकलता है? पित्तरस। इसका रंग होता है पीला। कैसा होता है? पीला। पीला होता किस कारण है? इसमें होता है बिलिरुबिन। क्या होता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण ही हमारे मल का रंग जो है पीला होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं छोटी आंत को। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत को। किसको? छोटी आंत को। छोटी आंत को हमने ये दर्शाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। छोटी आंत का जो हमारा पहला भाग होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं ज्यूजेनम। और तीसरा भाग जो होता है उसे कहते हैं इलियम। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम। देखिए हमने आपको पहले ही बताया ड्यूडेनम क्या करता है? ये हार्मोन्स रिलीज करता है, यह हार्मोन्स निकालता है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं? वो हार्मोन्स, ये जो 2 हार्मोन्स निकालता है हमने आपको पहले ही बताया था। वो दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? एक तो उसमें से क्या करेगा? अग्न्याशय को उत्तेजित करता है और दूसरा यकृत को उत्तेजित करता है। इतना तो आप लोग समझ लें। ड्यूडेनम हार्मोन्स रिलीज करता है। इससे क्या होते हैं? इसके 2 हार्मोन रिलीज करता है। इसमें से 2 हार्मोन जो निकलते हैं वो क्या करते हैं? एक यकृत पित्ताशय को उत्तेजित करता है और दूसरा अग्न्याशय को। आइए अब हम लोग दूसरे भाग को ज्यूजेनम को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्यूजेनम। देखिए हमारी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है।
इसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। क्या होता है भैया? पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। देखिए ड्यूडेनम का कार्य क्या है? ड्यूडेनम क्या करता है? हार्मोन्स निकालता है। पाचन नहीं करता है, वो हार्मोन निकालता है। और भोजन जब वहां से आएगा तो भाई भोजन अगर आ रहा है, कोई चीज इकट्ठा है, अभी कोई चीज आप लोग धूप में सुखाने के लिए रखिए, जैसे गेहूं है, गेहूं को धुलिए, सूखने के लिए बाहर कहीं रखिए, इकट्ठा करके रखिए, सूर्य का प्रकाश बाहर बाहर पड़ेगा, उस पर बाहर बाहर पड़ेगा, उतनी दूर सूखेगा, अंदर वह गीला ही रहेगा। उसी प्रकार से हमारा भोजन है, ये इकट्ठे होके आ रहा है। अगर ये इकट्ठे होके आ रहा है तो हमारी आंत जो है किनारे किनारे से उसको अवशोषण, उसका पाचन करेगी, बीच का भोजन हमारा बच जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या होता है, ज्यूजेनम भाग जो होता है यह बड़ा होता है थोड़ा, यह भोजन को फैलने का स्थान देता है, इसे फैलने के लिए जगह देता है, इसमें फैलने के लिए जगह होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ज्यूजेनम क्या करे? भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। उसके बाद हमारा 3rd नंबर भाग है इलियम, जिसमें क्या होता है? पाचन और अवशोषण। पाचन प्लस अवशोषण। इसमें से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन पेप्टोन में था, वो पेप्टोन को किस में बदलेगा? पेप्टाइड में। किस में बदलेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा, और पेप्टाइड से अमीनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता? अमीनो एसिड में। जो कुछ बचा था हमारा वो अभी क्या हो गया? अब अमीनो एसिड हो गया। छोटी आंत का जितना हमने बताया आप लोग समझ चुके होंगे, उतना तो ना समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए। ड्यूडेनम क्या करता है? यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो कहाँ जाए? पित्ताशय में। पित्ताशय को उत्तेजित करने के लिए हार्मोन छोड़ता है, और अग्न्याशय को उत्तेजित होने के लिए हार्मोन छोड़ता है। भोजन बड़ी आंत में आया, बड़ी आंत जो है आंत हमारी भोजन जो है आंत में हमारे आया जब पहले भाग में, हमारी आंत क्या कहेगी? हमको भोजन चाहिए तो सिर्फ क्षारीय चाहिए, अम्लीय भोजन का हम पाचन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे। तो ड्यूडेनम क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा, 2 हार्मोन रिलीज करेगा। एक तो जाएगा कहाँ? किसको एक्टिव करेगा? अग्न्याशय। किसको? अग्न्याशय को। दूसरा पित्ताशय को। किसको एक्टिव करेगा? पित्ताशय को। जैसे ड्यूडेनम भोजन आया, हमारी आंत में आया भोजन, छोटी आंत में, ये क्या करेगा? एक संदेश वाहक पहुंचाएगा, जिसे हम डाकिया बोलेंगे अपनी भाषा में। पहुंचेगा, सूत रहे हो का हो, अरे भोजन आ गया भैया, पहुंचो जल्दी जल्दी अपना एंजाइम लेके। तब क्या करेगा? अग्न्याशय क्या करेगा? ये भी अपना एंजाइम छोड़ेगा पाचन होने के लिए। और पित्ताशय क्या करेगा? ये जो है, इससे पित्तरस जो है स्रावित होगा, वो क्या करेगा? भोजन को क्षारी बनाने के लिए क्या करेगा? पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारी बनाता है। ये भोजन को क्षारी बना देगा, ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देगा। इन दोनों का कार्य हो गया। अब जब ये दोनों यहाँ मिक्स होके आए, अब यहाँ पे ज्यूजेनम में भाई फैलने का जगह चाहिए, सिकुड़े हुए हैं तो पूरी रूप से पाचन नहीं होगा। जब पूरी तरह से पाचन है, उसके लिए उन्हें फैलना है, तो ज्यूजेनम क्या करे? फैलने का स्थान दे देगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा इलियम में, यहाँ क्या होगा? पाचन और अवशोषण। यहाँ पे इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो क्या करेगा? जो हमारा अमीनो एसिड में भोजन बदल चुका था थोड़ा बहुत, जो हमारा प्रोटीन पेप्टोन अमीनो अम्ल में बदला था, उसमें से जो कुछ बचा था, इरेप्सिन क्या करेगा? अब उनको भी अमीनो अम्ल में बदल देगा। किसमें बदल देगा? अमीनो अम्ल में। चलिए अब हम लोग बड़ी आंत को पढ़ते हैं। देखिए छोटी आंत में हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वो आता है हमारी कहाँ? बड़ी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी आंत से बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हमारे अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण।
शोषण होता है, इसका जो यह निचला भाग है इससे हम सिक्कस कहते हैं। जहां पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी होती है उसे हम सिक्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, छोटी आंत बड़ी आंत से जहां जुड़ी होती है उसे हम सिक्कस कहते हैं। इसमें एक अवशेषी अंग होता है। क्या? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग हम किसे कहते हैं? जो अंग हमारे कार्य का, हमारे काम का ना, उसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। उस अवशेषी अंग को हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। इसका कार्य होता है, जो घास पात खाने वाले जीव होते हैं, यह घास पात का पाचन करता है। पर हम तो मनुष्य हैं, वर्षों पहले हम भी घास पात खाते थे, तो इसका कार्य था या उसमें पाचन की क्रिया में सहायक था। लेकिन अब यह अवशेषी अंग हो चुका है, इसका कोई कार्य हमारे शरीर में है नहीं, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत में हमारे जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। इसका जो निचला भाग है इसे हम सिक्कस कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम कोलोन है। क्या है? टेक्निकल नेम इसका कोलोन है। देखिए, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, कहा नीचे से ऊपर जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग। क्या कहेंगे? असेंडिंग। और टेक्निकल नाम कोलोन है। तो नीचे से ऊपर यहां से लेके यहां तक के भाग को हम असेंडिंग कोलोन, और यहां से लेके यहां तक को हम, देखिए क्षैतिज है। कैसा है? क्षैतिज यानी ट्रांसवर्सल है, तो हम इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे आ रहा है यानी डिसेंडिंग, तो हम इसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे एक टुकड़ा है। क्या मतलब? यहाँ से जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो आंत है, बड़ी आंत है, आंत का एक टुकड़ा ही मानेंगे। सिग्मा माने मतलब क्या होता है? टुकड़ा। सिग्मा मतलब टुकड़ा होता है, तो इसे हम सिग्मोइड कोलोन। कैसे कहेंगे? सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिक्टम। रिक्टम यानी मालाशय। मालाशय के बाद क्या आ जाएगा हमारा? एनस यानी गुदा द्वार। क्या आ जाएगा? गुदा द्वार। देखिए, भोजन हमारा कहाँ है? बड़ी आंत में यहाँ पे आया, हो गया इसका अवशोषण। और शोषण के बाद ये घूमते हुए यहाँ पे हमारी बड़ी आंत इसका अवशोषण किया, और फिर यहाँ से ये कहा जाएगा? मालाशय में एकत्रित हो गया। मालाशय से एकत्रित होने के बाद ये गुदा द्वार द्वारा, हमारे मल द्वारा ये त्याग दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और हमने जितना भी बताया सब समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया हो आप लोग उसे जरूर कमेंट करिएगा। और आप सभी को जिसका भी वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट के वीडियोज अवेलेबल रहेंगे आप सभी के लिए। और भी जो वीडियोज आपको चाहिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के भी पास, जो कि वो भी बोर्ड परीक्षा देंगे, इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनकी भी सहायता हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आप सभी को फिर से किसी एक नए